सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज फैंटास्टिक। तो आप सभी को पता है कि चैप्टर के बारे में बात हुई है पिछले दो लेक्चर्स में। हम बात कर रहे थे 9th क्लास के चैप्टर के मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आई होप केमिस्ट्री आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं, फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर का इंट्रोडक्शन। मैटर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है मैटर की, ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी थी भाई? इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। उसके बाद में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा। जो मैटर होते हैं वो फिजिकली किस तरह से फिजिकल नेचर होता है मैटर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर मैंने आपको बताया था हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उन पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग एनवायरमेंट और टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ी करी स्टेट ऑफ मैटर। तीन तरह की स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज आपका टॉपिक क्या चलेगा भाई? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई होगी लास्ट वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि जो मैटर की स्टेट होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला टेम्परेचर और दूसरा इंटर पार्टिकल फोर्स या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आप बोल सकते हो। मैंने बताया था कि जिस मैटर के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होगा उसके मैटर ज्यादा पास पास होंगे। अब ज्यादा पास पास होंगे तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। जब मूवमेंट नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जिसकी कम होगी और आपके पार्टिकल पास पास होंगे, वो मैटर किसकी टेंडेंसी का होगा? सॉलिड की टेंडेंसी का होगा। ठीक है, नहीं दो चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। पहला अट्रैक्शन फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज होती है काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं भाई एवेपोरेशन। ये भी आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है भाई, टॉपिक है हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। चलिए, क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकते हैं? देखते हैं भी बदल सकते नहीं बदल सकते। मैटर कैन चेंज देयर स्टेट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी किसी मैटर की जो स्टेट है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज क्या है? टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या है? प्रेशर। अब एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास कोई सॉलिड है और मैं इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दूं। मैंने क्या किया? मैंने एक सॉलिड को लिया। सॉलिड का मतलब मैंने यहां पर क्या ले ली? आइस ले ली। सपोज दैट क्या ले ली भाई? आइस ले ली। अब अगर मैं इस आइस क्यूब का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो आप धीरे धीरे क्या देखोगे कि आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए क्या किया टेम्परेचर ने? यहां पर हमारा सॉलिड था, सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके मैटर की स्टेट चेंज हो गई। किसकी वजह से चेंज हुई भाई? टेम्परेचर की वजह से चेंज हुई। तो टेम्परेचर क्या कर सकता है? किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है। अब दूसरा क्या है? दूसरी चीज क्या है भाई? प्रेशर। प्रेशर क्या है? आपने अगर घर में अपने एलपीजी सिलेंडर देखा हो, क्या देखा हो? एलपीजी सिलेंडर। तो अगर आपने भरा हुआ सिलेंडर देखो और आप उसको हिला के देखो तो आपको लगता है कि कोई लिक्विड मटेरियल सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरा है, जिससे उसकी जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा पास पास आ गए। सपोज कीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं, अब हमने गैस को कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस करने में जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब इतने करीब आ जाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स किसकी टेंडेंसी ले लेंगे भाई? लिक्विड की टेंडेंसी ले लेंगे। किसकी टेंडेंसी ले लेंगे? लिक्विड की टेंडेंसी ले लेंगे। तो किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज होती है आपका टेम्परेचर और दूसरी चीज होती है आपका प्रेशर। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर इम्पैक्ट। यानी अगर आप किसी
मटेरियल पर टेम्परेचर बढ़ाओ तो उस मटेरियल पर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर से किसी मैटर की स्टेट पर। देखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर मैं किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने लगूं तो सॉलिड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल will increase and particle start vibrating, और पार्टिकल क्या करने शुरू हो जाएंगे भाई, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। क्यों शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई भी स्पेस बाकी नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, बस अपनी ही जगह पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे, ना कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में इतना स्पेस ही नहीं है कि वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा सके। इफ द हीट इज सफिशिएंट टू ओवरकम the interparticle force that the particle start moving freely, अगर टेम्परेचर इतना है कि वो पार्टिकल्स के बीच के अगर टेम्परेचर इतना है कि वो पार्टिकल का इंटर पार्टिकल फोर्स तोड़ सके या उसको ओवरकम कर सके। सपोज कीजिए दो पार्टिकल्स हैं और ये बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो इनका इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब इस ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी सॉलिड को इतना टेम्परेचर दे दें कि वो इन पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ सके, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अरे भाई, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास पास एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हैं। जब आपने वही अट्रैक्शन फोर्स ही तोड़ दिया तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सेम चीज हुई, जब पार्टिकल दूर जाएंगे तो मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, और यहां पर क्या होगा कि आपका सॉलिड जो है वो पिघलना या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और आपका सॉलिड किस में बदल जाएगा भाई, लिक्विड में बदल जाएगा। क्लियर यहां तक। दस वी कैन से टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है किसी मैटर की स्टेट को बदल सकता है। क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर क्या हुआ, आपका मैटर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। मैटर कौन सा था, सॉलिड। अब सॉलिड जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ यानी पिघलना शुरू हुआ, उसको सॉलिड का क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। देखिए डेफिनेशन देखिए, मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जिसमें कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या कहलाएगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। समझे। इट डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल, मैंने अभी आपको बताया जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, उतने ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी उनके फोर्स को तोड़ने के लिए। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल पर। जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बर्फ को नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कम है, 0 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, आयरन बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, इसका है 1811 केल्विन, या आप कह सकते हो 1583 सेल्सियस। आइस का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और वहीं आयरन का कितना है, 1583 डिग्री सेल्सियस। अगर आप आयोडीन को देखो, आयोडीन का है 386 केल्विन या 113 डिग्री सेल्सियस। 113 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंसेस या अकॉर्डिंग टू मैटर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी मैटर्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा।
वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ पार्टिकल्स पर। जिस मैटर के पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उसको मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रोसेसेस होती हैं कन्वर्जन की, यानी मैटर का जो कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इनकी कुछ टर्म्स होती हैं स्पेसिफिक साइंस के अंदर। अभी टर्म्स क्या होती हैं देखिए, अगर कोई सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। यहाँ देखिए प्रोसेस आपकी लिखी हुई है, एनसीईआरटी में डायग्राम पे बना हुआ है। तो अगर कोई सॉलिड किस में चेंज होगा भाई, लिक्विड में चेंज होगा, तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, फ्यूजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर कोई लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, अगर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या कहलाएगी भाई, वेपराइजेशन कहलाएगी। यानी किसी लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। अब कोई गैस अगर किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में चेंज हो रही है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिपोजिशन कहलाएगी। अब आप ये कहोगे कि सर कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, बताऊंगा कैसे हो सकती है। फिलहाल आप ये समझिए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन वेपराइजेशन। अगर मैं गैस को फिर से ठंडा करूं और किस में कन्वर्ट कर दूं, लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, तो गैस को लिक्विड में बदलने की प्रोसेस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन। ठीक है, अगर लिक्विड को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो प्रोसेस क्या बन जाएगी भाई, सॉलिडिफिकेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सॉलिडिफिकेशन बन जाएगी। अगर किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाती हैं, लिक्विड में ना बदलकर, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। और गैस से डायरेक्टली कन्वर्जन इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। समझे, देखिए अब हम बात करते हैं फ्यूजन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। देखिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है भाई, फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है द हीट एनर्जी दैट इज अप्लाइड टू डिसेबल अट्रैक्शन फोर्सेस is called latent heat, it's called latent heat। यानी ऐसी हीट जो किसी मैटर के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाए, वो हीट क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। समझे नहीं समझे, ठीक है, किसी मैटर के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ने के लिए जिस हीट का इस्तेमाल किया जाएगा वो हीट आपकी क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए इट इज द हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट, ये एक ऐसी हीट है जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर आपके पास कोई 1 किलो सॉलिड है और उस सॉलिड को आपने लिक्विड में बदला, तो जितनी हीट पर आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो वो हीट क्या कहलाएगी, आपकी लेटेंट हीट कहलाएगी। समझे यहां तक, ठीक है। हाँ भाई, तो फ्यूजन समझ गए, एक बार और देख लेते हैं रिपीट करके। देखिए फ्यूजन क्या है, फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी सॉलिड को लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, अब फ्यूजन में क्या हुआ, आपने क्या किया, किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया। भाई लिक्विड में चेंज आपने किया कैसे, आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर देने के बाद
इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ दिया। अब जितनी हीट आपने इनके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में लगाई है वो उस सॉलिड की क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स थे, सभी पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आप सभी जानते हो, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको गर्म किया, क्या किया भाई, गर्म किया। ये सपोज दैट फ्लेयर है, लग नहीं रही पर है फ्लेयर, ठीक है। हमने इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद इसके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, ये इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो टूट जाएगा और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और ये टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, लिक्विड की हो जाएगी। किसकी टेंडेंसी हो जाएगी भाई, लिक्विड की टेंडेंसी हो जाएगी। तो टेक्निकली आपने क्या किया, किसी सॉलिड को गर्म करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब जितनी हीट एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लगी है उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। अब दूसरा क्या है भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, यानी किसी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी हीट लगी, सपोज कीजिए मेरे पास 1 किलो क्या है, 1 kg आइस है, क्या है, 1 kg आइस। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको इस 1 किलो बर्फ को गर्म करके किस में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, लिक्विड या वाटर में। तो अब जितनी हीट लगेगी, जितनी भी हीट लगेगी 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में, वो उस आइस की क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। समझे मेरी बात। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेपराइजेशन। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, अब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगी तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेपराइजेशन कहलाएगी। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। यानी किसी लिक्विड का गैस में बदलना या किसी लिक्विड की गैस में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है, वेपराइजेशन कहलाती है। वेपराइजेशन इज नीडेड ए कांस्टेंट टेम्परेचर, नीडेड ए कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डिफरेंट मैटर्स। ठीक है, वेपराइजेशन करने के लिए अलग अलग मैटर्स में कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है। समझ गए। दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दिस मैटर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। हर एक मैटर का एक बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कोई मैटर वेपराइज होता है। तो हर एक मैटर की जो वेपराइजेशन का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए। आगे देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो जो टेम्परेचर होगा वो उसका क्या कहलाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझे क्या है बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 90 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करा दो वाटर को और सारे वाटर को किसमें कन्वर्ट कर दो, गैस में। ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर 100 डिग्री है यानी वाटर की जो टेंडेंसी है वेपराइज होने की वो कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस की कैपेसिटी है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइज होगा, उससे कम टेम्परेचर पे वेपराइज नहीं होगा। नेक्स्ट आपकी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही हीट दैट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या है, मैंने आपको पीछे बता दिया था। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस
विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। एग्जाम्पल है आपका ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आप किसी कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के अंदर रखो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को नॉर्मल टेम्परेचर में रख दो तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी। इसलिए जो ड्राई आइस होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होती है। उसके बाद में नेफ्थलीन बॉल आपने देखी होंगी, नेफ्थलीन बॉल देखिए, वॉश बेसिन में डलती हैं, छोटी छोटी बॉल सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती रहती है, गैस में कन्वर्ट होती रहती है। उसके बाद में कैम्फर आप सभी ने देखा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपूर। क्या बोलते हैं, कपूर। कपूर भी क्या होता है, अगर आप उसको जलाओगे तो वो लिक्विड में चेंज ना होने के बजाय डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसी तरह से आप मोर्टीन वगैरह घर में जलाते हो वो भी वही है। अगरबत्तियां जलती हैं वो भी क्या करती हैं, सब सब्लिमेशन करती हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली किस में बदल रही है भाई, लिक्विड में, सॉरी गैस में बदल रही है। ठीक है, चलिए अभी आपने यहाँ तक पढ़ा टेम्परेचर इम्पैक्ट, यानी किसी मैटर की स्टेट पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। अब आप पढ़ेंगे प्रेशर इम्पैक्ट, यानी कि प्रेशर से भी किस पर फर्क पड़ता है, मैटर की स्टेट पर। ठीक है, देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, यानी किसी मैटर की फिजिकल स्टेट प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, खाली टेम्परेचर पर ही नहीं करती, किस पे भी करती है, प्रेशर पे भी करती है। ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर विल चेंज। अगर आप किसी मैटर का टेम्परेचर किसी मैटर का प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ तो उससे उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, इफ वी इंक्रीज प्रेशर ऑन गैस, अभी मैंने आपको सिलेंडर वाला एग्जांपल बताया था, अगर हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, सपोज कीजिए क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा दूर दूर, अब मैंने इसका प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाने पर इसके पार्टिकल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, और इतने पास आने पर पार्टिकल की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। समझे, अभी मैंने एक ड्राई आइस का एग्जांपल बताया था, अगर आप उसका टेम्परेचर घटा दो और प्रेशर बढ़ा दो ड्राई आइस का तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा भाई, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखो तो वो गैस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तरह से जो प्रेशर था, प्रेशर ने क्या किया, एक गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। समझे, यानी प्रेशर का भी उतना ही इम्पैक्ट होता है किसी मैटर की स्टेट पर जितना कि टेम्परेचर का होता है। समझे, चलिए भाई नेक्स्ट आपका पॉइंट है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है, एवोपरेशन देखिए, एवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू गैस एट लोअर टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन भी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस है, लेकिन वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, लेकिन एवोपरेशन में लिक्विड को गैस में बदलने के लिए किसी भी तरह के बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो तालाबों का पानी होता है वो वेपराइज होकर बादलों में इकट्ठा होता है। अब ऐसा तो नहीं कि आपकी अर्थ पर 100 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 100 डिग्री टेम्परेचर होने पे तो क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो प्रोसेस किसकी है, वेपराइजेशन की है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पानी वेपर में कन्वर्ट होने के बाद बादलों में इकट्ठा होता है, वो प्रोसेस किसकी होती है, वेपराइजेशन की होती है। वेपराइजेशन में क्या होगा कि जो लिक्विड होता है वो टर्न्स हो जाता है किसमें, गैस में बदल जाता है। जो लिक्विड होगा वो बदल जाएगा किसमें, गैस में बदल जाएगा, और किससे कम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। आप कपड़े सुखाते हो, कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है, धूप में क्या होता है, वो पानी जो होता है वेपराइज होना शुरू हो जाता है।
अब ऐसा तो नहीं कि सूरज की गर्मी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस की है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस की होती तो हम भी मेल्ट हो जाते, होते ना। लेकिन आप कपड़े बाहर सुखाते हो तो थोड़ी देर में क्या देखते हो कि कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो वेपराइज होकर उड़ गया है और आपके कपड़े बिल्कुल सूख गए हैं। तो कपड़े सूखने की जो प्रोसेस है वो भी किसका एक एग्जांपल है, वेपराइजेशन का एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल क्या है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन सनलाइट कॉज्ड बाय वेपराइजेशन, अभी मैंने आपको बता दिया। दिस हैपेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स एट लिक्विड सरफेस। अब देखिए होता क्या है कपड़े सूखने में, एक्यूमुलेट एनफ एनर्जी to overcome interparticle force and it results evaporation into the atmosphere। देखिए हुआ क्या, जो कपड़ों के अंदर मौजूद पानी था उस पानी के पार्टिकल ने इतनी एनफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया कि वो इसके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ सके। सनलाइट से क्या कर ली, इतनी एनर्जी ले ली या इतना टेम्परेचर ले लिया जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ सके। ठीक है, जब इंटर पार्टिकल फोर्स टूट गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। अब जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा आपके कपड़ों से बाहर की तरफ और आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट एवोपरेशन। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं एवोपरेशन को, यानी उसकी दर को बढ़ा सकती हैं या उसकी दर को घटा सकती हैं, ऐसी क्या क्या चीजें। पहली चीज है सरफेस एरिया। क्या है भाई, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा यानी हायर सरफेस एरिया लीड्स टू हाई एवोपरेशन, यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवोपरेशन की दर उतनी ही तेज होगी। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवोपरेशन की दर उतनी ही तेज होगी। आप जमीन पर पानी डालते हो और आप मग्गे में पानी रख दो तो आप देखना कि कौन सा वाला पानी ज्यादा जल्दी सूखता है, कौन सा सूखेगा, जमीन पर जो आपने डाला है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है। तो जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा एवोपरेशन की दर उतनी ही तेज होगी। अच्छा, आपने कभी गेहूं सुखाए होंगे घर पे, जब आप गेहूं सुखाते हो तो उसको ज्यादा लंबी जगह में फैलाते हो ताकि वो जल्दी सूख जाए। क्यों, आपने क्या किया, गेहूं का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब सरफेस एरिया जब आपने बढ़ाया तो एवोपरेशन की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, जिससे गेहूं जो है आपके जल्दी सूख जाएंगे, यानी गेहूं के अंदर मौजूद जो पानी है वो ज्यादा तेजी के साथ एवोपरेट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही तेज एवोपरेशन। नेक्स्ट आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी नमी। वेदर के अंदर जितनी ज्यादा नमी या ह्यूमिडिटी होगी एवोपरेशन की दर उतनी ही कम होगी, क्योंकि एवोपरेशन होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ना कि ह्यूमिडिटी की। तो हाई ह्यूमिडिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअर एवोपरेशन, यानी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एनवायरमेंट के अंदर एवोपरेशन उतना ही कम होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है, हाई टेम्परेचर इक्वल्स टू मोर एवोपरेशन। जितना ज्यादा तापमान होगा एवोपरेशन की दर भी उतनी ही तेज। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवोपरेशन भी ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो एवोपरेशन कम होगा। आपने देखा होगा अगर आप गर्मी में कपड़े सुखाओ तो सपोज कीजिए अगर कोई कपड़ा गर्मी में 1 घंटे में सूख रहा है धूप के अंदर, तो वो सर्दी में 3 घंटे में सूखेगा। क्यों, क्योंकि मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी है। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी मतलब लोअर एवोपरेशन, समझे। लेकिन टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा एनवायरमेंट के अंदर तो एवोपरेशन की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका वाइंड स्पीड। एवोपरेशन रेट विल इंक्रीज विद एन इंक्रीज वाइंड स्पीड। एवोपरेशन की दर उतनी ही तेज होगी जितनी तेज वाइंड की स्पीड होगी, समझे। जितनी तेज हवा होगी कपड़े उतनी ही जल्दी सूखेंगे, समझ गए। वाइंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी एवोपरेशन की दर भी उतनी ही तेज होगी, समझ गए मेरी बात। चलिए भैया आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं भाई। ये सर कॉटन के कपड़े तो हमें ठंडा रखते हैं। अब ठंडा रखते कैसे हैं ये पता है किसी को, बस ये पता है कि सर ठंडा रखते हैं ना। देखिए मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर टू कीप आवर बॉडी कूल। गर्मी के टाइम में
हम अपने शरीर या अपने बदन को ठंडा रखने के लिए ज्यादा स्वेट करते हैं। टेक्निकली हमारी बॉडी में जो स्वेट होता है या पसीना होता है वो हमारी बॉडी की सरफेस को ठंडा रखने के लिए होता है, समझ गए। तो हम गर्मियों के टाइम में अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, स्वेट करते हैं या पसीना बाहर निकालते हैं। वी नो ड्यूरिंग एवोपरेशन द पार्टिकल्स एट द surface of liquid gain energy from the body surface and change into the vapor। देखिए हुआ क्या, हमने अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए क्या किया, पसीने निकाले, या पसीना हमारी बॉडी पर क्या था, बॉडी की सरफेस को ठंडा करने के लिए था। अब क्या किया, जो स्वेट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने हमारी बॉडी की सरफेस से क्या ले लिया भाई, क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, क्योंकि बॉडी हमारी गर्म थी। तो टेम्परेचर लेने के बाद उन्होंने अपने बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ दिया और वो पसीना किस में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब जब हमारा पसीना वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस पसीने या वेपर को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। जाहिर सी बात है, जो हमारा लिक्विड या पसीना था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो उस गैस को बाहर निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब आपने देखोगे कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसमें बारीक बारीक स्पोर्स होते हैं जिससे हवा इजीली आर पार हो सके, होता है ना। तो जो हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ है लिक्विड या हमारा पसीना, वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए और बाहर की ठंडी हवा हमारी बॉडी की सरफेस पर लग पाए। इसलिए हम गर्मी में कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने देखा होगा अगर किसी गिलास में आप ठंडा पानी रखते हैं तो उस पे पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं गिलास के चारों तरफ। तो वो होता क्यों है, क्यों होता है, देखिए, वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। हमारे एनवायरमेंट में मौजूद जो वाटर वेपर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो ग्लास की ठंडी सरफेस से लगकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था अगर आप किसी गैस को ठंडा करोगे तो वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। तो हमारे एनवायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी है वो ग्लास की सरफेस से लगकर, गिलास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है क्योंकि गिलास ठंडा है, अब वो जो वाटर वेपर है वो गिलास की सरफेस से लगकर क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो वो ठंडी होने पर वो गैस किस में बदल गई भाई, लिक्विड में बदल गई, एंड टर्न इनटू लिक्विड फॉर्मिंग वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ग्लास। और क्या रिजल्ट करती है भाई, ग्लास की सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, पानी की ठंडी ठंडी बूंदें। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी हो वो हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज और डाउट्स का आंसर करा देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।